तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी शायद आपको आवाज़ मेरा आ जाएगा ज़्यादा, मैंने कोशिश किया है। शायद आवाज़ ठीक है ना? आवाज़ कम है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ। वेट करिएगा एक बार। ओके, अभी शायद आपको आवाज़ बहुत अच्छे से आएगा। अभी क्लियर है ना आवाज़? आई थिंक नाउ इट्स ओके एंड क्लियर। अभी मैंने आवाज़ को फुल कर दिया है और अब आपको पूरा आवाज़ मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप पहली बार दोस्तों मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके आगे भी बढ़ाएं। इसके साथ साथ मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आज हम मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सेशन करेंगे। कंप्लीट मैथमेटिक्स के सभी एक्सरसाइज को लिया गया है, सभी क्वेश्चंस को लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपका जवाब। यूपी टेट फ्री नहीं होगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दिए गए चित्र में आप कितने घन देख रहे हैं? यह प्रश्न छात्रों का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा है। उनकी 1 गणितीय समझ के लिए, 2 ज्यामिति और स्थानिक समझ के लिए, सी संख्या की समझ के लिए या 4 सामान्य समझ के लिए। इनमें से नीचे दी गई कुछ आकृतियां आपके सामने दिख रही होंगी, ये घन आपको दिख रहे हैं। इनमें से इस तरह का प्रश्न पूछा गया है कि कितने क्यूब इसके अंदर हैं। हाउ मेनी क्यूब्स कैन यू फाइंड इन द पिक्चर बिलो आर सीन। दिस क्वेश्चन इज अटेम्प्टिंग टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स देयर व्हाट। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलने लगेंगे आपके। पिक्चर क्लियर नहीं है? पिक्चर तो एकदम क्लियर है समृद्धि, एकदम कूल पिक्चर है, अच्छा पिक्चर दिख रहा है, ऐसा ना कहो। पिक्चर तो बहुत ही अच्छे से आ रहा है और पिक्चर तो काफ़ी बढ़िया भी है और सही भी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक्चर इज ओके, नो इशू विथ पिक्चर। ओके, तो सवाल आपका जवाब मुझे मिला है बहुत अच्छे से। और आप सब जवाब क्या दे रहे हैं मुझे? आपने जवाब दिया है बी, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने कहा था ना, जब भी स्थानिक समझ आएगा तो स्थानिक समझ को इंग्लिश में स्पाइटल थिंकिंग बोलते हैं। स्पाइटल थिंकिंग, और स्पाइटल थिंकिंग को ही त्रिविम समझ, आपने देखा होगा पीछे सीटेट में एक सवाल आया था ना, त्रिविम समझ का विकास करने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का एक ही मीनिंग है, दैट इज नॉलेज ऑफ शेप्स एंड फिगर्स। यानी आकृतियों का ज्ञान होना ही क्या है? उनको ही क्या कहा जाता है? उसको ही स्थानिक समझ कहा जाता है। और प्रॉब्लम घन की है तो ज्यामिति से रिलेट होगी। तो बहुत सिंपल था, एक तो ज्यामिति में घन आता है, दूसरा वह स्थानिक समझ को बेहतर बनाने के लिए, स्थानिक समझ को टेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को दिया गया। होप से समझ में आ गया होगा, क्लियर है? हाँ ये, हाँ सर ये तो 3D है। हाँ तो कोई बात नहीं है, 3D होगा तो क्या प्रॉब्लम हो गया? आकृति तो दिखा सकते हो बच्चे को आप। क्या बचपन में आप बच्चे को लूडो पासा नहीं दिखाते हो? पासा, क्या बच्चे को पासा नहीं दिखाते हो कि ये डाइस है जिससे आप खेलते हो? उसको भी दिखाते हो ना। तो 3D तो वो भी होता है ना। चलो, त्रिकोण या त्रिभुज में कम से कम 2 कोण होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या इनमें से कोई नहीं। त्रिभुज में या त्रिकोण में कम से कम 2 कोण होने चाहिए। ए ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एंगल, राइट एंगल, ग्रेटर एंगल, एक्यूट एंगल, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ मुझे उम्मीद है आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है। तो देखते हैं आपका जवाब खूबसूरती के साथ क्या आता है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर राइट आंसर। तो यहाँ पर समकोण होने चाहिए ऐसा मिल रहा है मुझे, और न्यून कोण होने चाहिए ये भी मिल रहा है। तो पहले समझ लो, समकोण का मतलब होता है, राइट एंगल का मतलब होता है कि उसमें एक ऐसा वाला। तो एक त्रिभुज में कभी भी आप बनाओगे सिर्फ एक ही समकोण बन सकता है, ओनली 1। लेकिन ये दोनों वाले जो होंगे न्यून कोण होंगे। जब आप अधिक कोण की बात करते हैं उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। उसको कैसे बनाओगे? ये कोण ऐसे बनता है। अब इस कोण में एक कोण अधिक कोण होता है, मान लीजिए 110 का है, तो दोनों बाकी कोण तो न्यून कोण होंगे ना। आपने कहा न्यून कोण तो होता ही न्यून कोण, जिसमें सारे कोण न्यून कोण होते हैं। तो यानी किसी भी ट्रायंगल में जब भी आप उसका डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कम से कम 2 न्यून कोण जरूर होंगे। एटलीस्ट 2 न्यून कोण, 2 एक्यूट एंगल मस्ट बी देयर। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। तो एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन क्या कहता है। कक्षा 4 में पढ़ने वाले अंक से पूछा गया कि नीचे दिखाए गए 2 कोणों में से कौन सा छोटा है। उसने थोड़ी देर तक तो सोचा और फिर कहा कोण ए कोण बी से छोटा है। बच्चे की
आम गलत धारणा के आधार पर अंकित के उत्तर का आधार हो सकता है। आप कहेंगे फिगर कहाँ है, तो ये फिगर बनी हुई है, ये ए है, ये बी है। ओके, तो इसमें बताना है आपको आंसर कि बच्चे ने पहले तो सोचा पहला ऑप्शन, उसे लगा होगा कि कम लंबाई की रेखाओं वाला कोण छोटा है, उसने कोणों को अवश्य नापा होगा, उसने कोणों की नाप का अनुमान लगाया होगा, उसने बस त्वरित अनुमान लगाया होगा, इंस्टेंट गैस किया होगा। तो क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, सो आई विल डिक्टेट इन इंग्लिश। Ankit is a student of class 4. Below are the figures and a teacher asked a question that which figure is greater, which angle is less or greater. Then Ankit think of a time and said that angle A is smaller than angle B. So what is the wrong with Ankit according to the basic concepts? तो राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे ए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। शायद आपने पियाजे के सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। उसके अंदर अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं एक बच्चे को 5 किलो गेहूं रखता हूं और 5 किलो रुई रखता हूं, कॉटन जिसको बोलते हैं, जिसको रजाइयों में डाला जाता है, तो बच्चा कौन से को ज़्यादा बताएगा और कौन से को कम बताएगा? तो आप हमेशा याद रखना, अगर बच्चे को आप 5 किलो गेहूं और 5 किलो रुई दिखाओगे तो बोलेंगे ये वाला कम है, क्योंकि बच्चा उसको सिर्फ क्या कर रहा है, देख रहा है, विजुलाइज कर रहा है। तो विजुलाइजेशन वहाँ पर है। तो अकॉर्डिंग टू विजुलाइजेशन, जो उसने विजुलाइजेशन किया है उसके अकॉर्डिंग ए जो है वो छोटा है, जबकि दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन उसे क्या लग रहा है कि देखने में ए छोटा है। और ये आम धारणा यही है कि जो देखने में छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, जो आपने सही बताया, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें एंगल B बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल D का मान क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने दिया गया है, तो आपको बताना है, बहुत सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 60, 80, 100 और 50। दिस इज ए पैरेललोग्राम, इट्स ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं और बताई भी हैं। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर का जवाब दे दो, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके आंसर जानकर। तो आपने कहा 100, बहुत अच्छा। आपने कहा सी 100, दैट्स वेरी नाइस। 100, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। इट्स ए पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का मीनिंग क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसके जो आसन्न कोण होते हैं, जिनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, जो इनके आसन्न कोण होते हैं जिनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उनमें भी एक बात खास आती है, क्या कि जो इनके एडजेसेंट एंगल हैं, साथ वाले कोण हैं, यानी ए और बी, जैसे कोण ए और कोण बी, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको संपूरक होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उन दोनों का टोटल 180 होगा। आप एंगल में एंगल डी जोड़ेंगे, देन यू विल गेट 180। आप एंगल ए बी में एंगल सी जोड़ेंगे तब भी 180। आप एंगल सी में एंगल डी जोड़ेंगे तब भी 180। तो ये जो पास पास वाले कोण हैं, इनका टोटल 180 होता है, जबकि अपोजिट वाले अलग होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 80 का है तो सामने वाला भी 80 का होगा। जो प्रॉपर्टी आप 100 की बता रहे हैं वो हमेशा कहाँ आती है? वो समचतुर्भुज रोम्बस में काम करती है, वो चक्री चतुर्भुज में काम करती है, ट्रेपेजियम में काम करती है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, समझना है, गलती नहीं करनी है। ओके, राइट ऑप्शन था 80। एक और सवाल, क्वेश्चन आपके सामने है। आप निम्नलिखित उदाहरण में से किस प्रकार की त्रुटि देखते हैं? आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, आपको पता नहीं इसमें कौन सी एरर है। 205 में 9 की मल्टीप्लाई मैंने किया तो 18,045 उत्तर आया। ए, मूलभूत तथ्यों के ज्ञान में अंतराल से संबंधित त्रुटि है, पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि है, एल्गोरिथम के गलत उपयोग से संबंधित त्रुटि है, या लापरवाही के कारण त्रुटि है। इनमें से कौन सी त्रुटि को आप पहचानेंगे? What types of error do you see in the following example, that is 205 multiplied by 9 is equal to 18045? That is error related to the interval in knowledge of fundamental facts,
error related to reclassification, error related to incorrect use of the algorithm, and error due to the negligence. राइट ऑप्शन क्या है? तो यहां पर जवाब है आपके समक्ष। उम्मीद करता हूं जवाब अच्छे से मिलेगा, तेज मिलेगा और आप बहुत तेजी से उत्तर देंगे। और यहाँ पर मिल रहा है मूलभूत तथ्यों के ज्ञान के अंतराल में त्रुटि के कारण आप इस बात को बता रहे हैं और बच्चा इस बात को इसलिए गलत कर रहा है। कोई बात नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन गिव योर आंसर, दिस इज़ ओपन टू ऑल। और आपको बता दें, अगर आपका जवाब आपने चुना है क्या, अगर आपने आपका जवाब चुना है क्या, तो उस जवाब को समझ लीजिएगा। अगर आपने जवाब को चुना है ए, तो ये गलत जवाब है। क्यों? ए गलत जवाब क्यों है? क्योंकि मूलभूत तथ्यों के ज्ञान के अंतराल में त्रुटि संबंधित गलती नहीं कर रहा है बच्चा। बच्चा क्या गलती कर रहा है? ये गलत जवाब का चुनाव है। अफसोस, आपका जवाब गलत है। अच्छा, अगर आपका जवाब ए गलत है, इसके बाद आप किस जवाब को चुनना पसंद करेंगे? इसके बाद आप डी जवाब को चुनना पसंद करेंगे, आकांक्षा ने कहा है। और मैं कहूँगा आकांक्षा, अफसोस ये भी गलत जवाब है। अब आपके सामने कोई दो चॉइस नहीं रही है, तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि है ये। दैट इज दिस, ये जो गलती बच्चा कर रहा है ये किससे कारण हो रही है? ये पुनर्वर्गीकरण यानी रिक्लासिफिकेशन संबंधित एरर है। अब समझते हैं ये रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ये रिक्लासिफिकेशन का एरर का मीनिंग क्या हुआ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिक्लासिफिकेशन का पहले मीनिंग समझो। मैं 215 में 9 की गुणा करता हूँ, 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ। आपने कहा 9 पंचे 45, हासिल लगे 4, 9 एकम 9 प्लस 4 13, 13 का 3 का हासिल लग गया 1, 9 दूनी 18 प्लस 1 हो गया 19। ऐसे जोड़ता ना बच्चा, है ना? ऐसे तो मल्टीप्लाई करता है बच्चा, उसका आंसर यही तो आना चाहिए था। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ने 215 लिख के करा है जबकि प्रश्न में 209 है। वो मैंने जान के लिखा, भी समझाता हूँ। अब देखो, अगर जैसे आपने इस सवाल को किया यही तो ऐसे ही होगा ना। चलो देखते हैं। आपने कहा 205 में जब बच्चा 9 का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? आपने कहा 9 पंचे 45 का 5 का हासिल लगा 4, तो उस बच्चे ने सीधा 4 यहाँ लिख दिया, जो गलती है। बच्चे को बताया गया था कि 9 पंचे 45, जब 0 मिल जाए तो ऐसे ही लिख देना, 9 0 0 और 9 दूनी 18। उसका आंसर ऐसा है जो गलत था। तो सही जवाब क्या था? सही कैसे करना था? 205 में अगर वो 9 की मल्टीप्लाई करता तो 9 पंचे 45 का 5 का हासिल लगे 4। अब 9 0 0, 0 प्लस 4 बराबर 4, हासिल कुछ भी नहीं लगा। अब 9 दूनी 18, ये आंसर होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है? उसने हासिल का दुरुपयोग किया। उसने इस सवाल में ये जो 4 जो हासिल था उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए जब भी बच्चा हासिल संबंधी गलती करता है तो कैसी गलती होती है? पुनर्वर्गीकरण से संबंधित त्रुटि। मैंने बताया हुआ है आपको, बात क्लियर है? उसको बोलते हैं पुनर्वर्गीकरण के संबंध में त्रुटि। रिक्लासिफिकेशन, रीग्रुपिंग, पुनः समूहीकरण भी इसको हिंदी में बोला जाता है। अभी समझ में आया सबको? क्लियर है? एक बार क्लियर तो यस कर दीजिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा तो भी सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और यस करके बताना कि बिल्कुल सही जवाब आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। इज इट क्लियर ना? वेरी नाइस, यानी समझ में आ गया आप सबको। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घन के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर अबाउट द क्यूब? क्यूब के बारे में कौन सा सही नहीं है? ए, cube has 6 faces, the cube has 12 sides, the cube has 10 corners and all the sides of the cube are equal। सही जवाब क्या है कि घन के 6 फलक होते हैं, घन के 12 किनारे होते हैं, घन के 10 कोने होते हैं, या घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सही जवाब मिल रहा है सी। चलो समझते हैं कैसे हो गया ये। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, पहले घन बनाता हूं मैं आपके सामने जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये होता है घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना? इसी को तो घन बोलते हैं। ऐसे अब ये घन है आपके सामने। अब इसमें टोटल कितनी फलक होती है मैं लिख देता हूं। देखो, एक लेफ्ट, एक राइट, एक
टॉप यानी अप, एक बॉटम, एक फ्रंट और एक बैक। टोटल कितनी फलक हुई, कितनी फेस हैं? एक, जिसमें 1 से लेकर 6, लूडो खेला है ना, लूडो में जो गोटी होती है 1 से 6 तक गिनती पड़ी होती है ना, तो 6 फलक होती हैं। उसने बोला कि ना अब उसमें घन के किनारे 12 साइड्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो 12 कौन कौन से मैं गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इज इट क्लियर? ये बात भी सही थी। घन के 10 कोने होते हैं। अब ये जो वर्टेक्स हैं वो बोला 10, गिनने जरा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो 8 ही हुए, है ना। और सारी भुजाएं बराबर, तो ये गलत लिखा हुआ था। इसमें एक सवाल और पूछ लिया जाता है कभी कभी ऐसा कि एक घन के 6 फलक हैं और 12 किनारे हैं, तो उसमें वर्टेक्स की संख्या बताओ। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि एक आपको घन का फलक दे देगा, फेस दे देगा, आपको वर्टेक्स दे देगा, तो आपसे एज पूछ लेगा। तो इस सवाल का सॉल्यूशन किसने दिया था? किसी को पता है? यूलर। एक यूलर का फॉर्मूला है, यूलर का फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला उसको बोला जाता है, याद है ना? बताता हूँ। यूलर का फॉर्मूला सुना होगा आपने। इसका मतलब होता है अगर किसी भी आकृति में अगर आपको फलक पता है, आपको वर्टेक्स पता है, यानी 3 में से कोई 2 चीज़ पता है, तो आप तीसरी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वो क्या था? E + 2 = F + V। याद रखना इसको याद रखिएगा। E + 2 = F + V, जहाँ पर E क्या है? एजेस है। मैं एक प्रूफ कराऊंगा अभी इसको। ये F क्या है? फेसेस, फलक हैं। और V क्या है? वर्टेक्स है। हिंदी में लिख देता हूँ, ये किनारे या भुजाएं हैं, ये फेस यानी फलक है, और ये शीर्ष हैं यानी कोने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने पूछा 6 फलक और 12 किनारे हैं, तो उसमें कितने वर्टेक्स होंगे? तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। आपने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। आपने कहा E + 2 = F + V, तो उसने कहा आपको क्या निकालना है? किनारे निकालने, कोने, वर्टेक्स निकालना। एज कितनी है? 12 + 2 बराबर फलक कितने थे? 6 प्लस वर्टेक्स, तो वर्टेक्स = क्या हुआ? 14 - 6 = 8। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत यूज होगा आपको। हाँ बिल्कुल, ये हमेशा याद रखिएगा मनोहर। इस पर सवाल आ सकता है कि एक आकृति में 15 फलक हैं और 6 या 10 उसमें किनारे हैं, तो भुजाएं कितनी होंगी? तो आप हमेशा इससे निकालेंगे, याद रहेगा। E + 2 = F + V। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया ना सबको? ओके, आगे बढ़ें, एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। NCF 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है संख्यात्मक कौशल विकसित करना, समस्या हल करने की कौशल में वृद्धि करना, विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, या बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। According to NCF 2005, mathematics education in schools is one of the main goal. Develop numerical skills, enhancing problem solving skills, nurturing analytical ability, mathematize the child's thought process. तो यहाँ पर सबको पता है इसका जवाब। और ये लाइक वाइक बढ़ते रहें भाई, डेली 4 बजे सवाल में जुड़ते रहें और क्लास में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है। तो राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे डी। बहुत ही खूबसूरती से आपका जवाब डी, एकदम मैं सही कहूँगा। इट्स नाइस एंड गुड, ये सही जवाब है आपका, इसमें कोई भी गलती नहीं की आपने। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि गलती इसमें है ही नहीं, एकदम सही जवाब आपने चुना है। ओके, तो इसमें जवाब का मतलब क्या था? बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि बच्चे को संख्यात्मक कौशल विकसित हो जाएंगे, वह अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप कर लेगा, वो एनालिटिक स्किल कर लेगा। इन सबको उसने एक वर्ड दिया, दैट इज मैथमेटाइजेशन। नहीं, बच्चे को कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है, किस जगह अप्लाई करनी है, क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है, ये सब गणितीकरण के रूप में उसको पता होता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, 119, 118, 117 और 116 के गुणन में इकाई का स्थान कौन सा होगा? व्हाट इज द यूनिट प्लेस और वंस प्लेस इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 119, 118, 117 एंड 116?
लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। हाँ, ये रीट के लिए है नीलम, तभी तो ये पढ़ा रहे हैं सब कुछ आपको, तभी तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि दिन में 5-5 संडे में भी आपकी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि रीट आपका आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन मिला है 6, ये तो ऑप्शन में नहीं है 4। समझते हैं, देखो मैंने क्या बताया, जब भी आप इन सवालों को करें तो आप लिख लो 119 मल्टीप्लाई बाई 118 मल्टीप्लाई बाई 117 मल्टीप्लाई बाई 116। और मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करना है आपको, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस लेना है और आपको किसी से कोई मतलब नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। 9 में 8 की गुणा हुई तो 72, आपको सिर्फ यहाँ से 2 लेना है, इसको नहीं लेना है। इकाई अंक 2 है ना, अब 2 की 7 में गुणा कर दो तो 7 दूनी 14। 14 में से आपको सिर्फ 4 लेना है, 1 से आपको कोई मतलब नहीं। 4 छंग 24 और 24 में इकाई अंक सिर्फ 4। दैट इज द राइट आंसर। आसान था, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, प्रियंका ने बहुत तेजी से कहा ए, बहुत बढ़िया, ये एकदम अच्छा जवाब मिला है आप लोगों का। खूबसूरत जवाब है, बहुत ही अच्छे से आपने किया है। दैट्स वेरी नाइस एंड कूल ऑल्सो। चलो तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया प्रश्न आपसे क्या कहता है। कक्षा 4 के छात्रों को हल करने के लिए निम्नलिखित पहेली दी गई। मेरे दोनों अंक सम हैं, पहला अंक दूसरे अंक की तुलना में छोटा है, मेरे अंकों का योग 10 है, मैं कौन सी संख्या हूँ, 46 या 56। अब ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अब प्रश्न तो उसके आगे शुरू होगा। इस तरह के प्रश्न छात्र को, या इस तरह की पहेली जो आप छात्र को देते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उन्हें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, यह आकलन करना कि क्या वो सम और विषम शब्दों को समझते हैं, संख्याओं को जोड़ने के उनके कौशल का परीक्षण करना, छात्रों की समझ के स्तर का परीक्षण करना। तो देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। तेजी से दीजिएगा जवाब, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सवाल में, जिससे कि कोई बवाल या सवाल में दिक्कत ना आए। बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपकी उत्तर जल्दी देंगे, और नहीं देंगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर क्या है। दिक्कत कोई नहीं। तो यहाँ पर जवाब थोड़े से मिल रहे हैं आप लोगों के, कुछ अच्छे कुछ गड़बड़, कुछ सही कुछ गलत, इस तरह के जवाब देखते हैं। आखिरकार आप इस तरह के जवाब किस तरह से देते हैं ये तो अभी आपको पता लगेगा। ओके, लेट्स सी। जवाब मिला है सी। हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद थी आपका जवाब सी आएगा। सबसे ज़्यादा सी आंसर आपका मिला है मुझे, और देखते हैं लेट्स सी, सी क्यों सही हुआ। लेट्स सी, तो राइट ऑप्शन है सी। ओके, गलत जवाब, सी गलत जवाब है, और जिन्होंने कहा ए वही एकदम सही जवाब है। राइट ऑप्शन इज ए। समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, पेडागोगी को मैंने फिर एक गाना गाया था सुबह, मैं फिर से आपके लिए गुनगुना देता हूँ, ठीक है ना। आप जवाब जब गलत करते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा सॉन्ग मेरी तरफ से। बाबूजी धीरे चलना, पेडागोगी में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इन ऑप्शन में, बाबूजी धीरे चलना, सवाल को जरा समझना। जवाब को समझो कि तभी समझ में बात आएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आपको मैंने समझाया था कि पहेली दी जा रही है, और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ पहेली और मनोरंजनात्मक जो पहेली हैं उन सब के लिए आपको बता दें, पहेली किसी भी बच्चे की समझ का आकलन, किसी भी का भी परीक्षण, या किसी का भी डिफ्रेंशिएशन करने के काम में नहीं आती। तो ये आकलन नहीं कर सकती पहेली, ये पहेली आप पहेली के द्वारा परीक्षण नहीं कर सकते, और ना ही किसी की समझ के स्तर का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है ना। पहेली का उद्देश्य होता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर दिलचस्पी यानी रुचि यानी इंटरेस्ट क्रिएट करना, जिससे कि वो सवालों के प्रति प्रोत्साहित और समझें। अब आप बोलेंगे सर ये चुनौतीपूर्ण वातावरण लिखा था, ये तो चुनौतीपूर्ण तो जवाब गलत है ना। तो चुनौतीपूर्ण जवाब गलत नहीं लिखा है यहाँ पर, चुनौतीपूर्ण जवाब गलत नहीं लिखा है यहाँ पर, समझ लो क्यों नहीं लिखा है। क्योंकि पहेली जब आप देते हैं तो मैं आपको पोल देता हूँ, दैट इज द चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट। सबसे पहले कौन करेगा,
सबसे पहले सवाल का हल कौन देगा? ये चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट है ना? बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एकदम बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम सही होगा। दैट्स वेरी नाइस। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या जो 9 से कट जाती है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम सही मिलेगा। सिंपल सवाल है और जवाब में लाजवाब होना चाहिए आपका जवाब इस प्रश्न के लिए। कौन सी संख्या 9 से कटेगी? सिंपल था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो फॉलो करना, 9 से भाग मत करने लग जाना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ द डिजिट इफ डिवाइड बाई 9 और शेष 0 बच जाए या पूरा पूरा कट जाए, उसको संख्या को सम ऑफ डिजिट से आप कर सकते हैं। हाँ आज चैंपियनशिप है, ओके वो 6 बजे, तो देखते जोड़ते हैं। ये क्या था? 2 और 5 7 4 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 तो 9 से नहीं कटता। 2 और 1 3 4 7 3 10 5 15 और 7 22 भी नहीं कटता। 7 4 11, 7 4 11 और 5 16 और 3 19 और 2 20 और 1 21 भी नहीं कटता। 7 7 14 और 4 18, 3 21 और 4 25 और 2 27, 27 9 से कट जाता। राइट आंसर डी। क्लियर है? हाँ समझ में आया है ना? बहुत ही अच्छे से आप जवाब करते हैं। तो आपको चीज़ों को शॉर्ट करना सीखना है कि आखिरकार आपकी जो सवाल हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनको आप शॉर्टली कैसे सॉल्व कर पाओगे। अभी क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव यू कैन आस्क। कट जाएगा ना? बहुत अच्छी बात है। तो एक और सवाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर। कक्षा 4 के छात्रों को उपयुक्त आकृतियों की सहायता से सिद्ध करने के लिए काम दिया गया कि एक ही परिमाप या परिधि, उदाहरण के लिए 24 सेंटीमीटर वाले 2 या 2 से अधिक आयत हो सकते हैं। छात्र के काम का आकलन करने के लिए निर्देश यह होना चाहिए। क्या निर्देश होना चाहिए? हाँ नोटिफिकेशन आ गया है सीटेट का रिहाना, अभी ऑफिशियल 20 तारीख से आ जाने की उम्मीद थी। देखते हैं क्या मिलता है सीटेट की वेबसाइट पर। ओके ओके तो बी ऑप्शन मिल रहा है। देखो समझना, ऑप्शन कुछ कुछ ऐसे हैं। ऑप्शन 24 सेंटीमीटर बराबर परिधि वाले 2 आयत बनाने में सक्षम है। एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई के उनमें से सभी 2 को बनाने में सक्षम है। एक ही परिधि पाने के लिए आयत की लंबाई चौड़ाई के अलग अलग संयोजनों को लिखने में सक्षम है, या 24 सेंटीमीटर की परिधि से अलग अलग आयत बनाने में सक्षम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा मिल रहा है। क्या बात है? डी ऑप्शन भी मिल रहा है। तो आपको बता दें बी और डी में क्या अंतर हुआ, समझने की कोशिश करिएगा। इसका जिन्होंने डी कहा है एकदम गलत जवाब हुआ, सही जवाब नहीं है, और जिन्होंने बी कहा वो एकदम सही जवाब है। समझते हैं कैसे बी सही जवाब हुआ, आखिर क्यों मैंने बी को सही बताया। लेट्स सी। कक्षा 4 का बच्चा है, आकृतियों के सिद्ध दिया गया है कि एक ही परिमाप और परिधि यानी 24 सेंटीमीटर के ऐसे 6 4, ये तो क्षेत्रफल है ना, उसने मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ, रुको 1 मिनट अभी क्लियर करता हूँ। यानी उसने बोला है कि एक 24 सेंटीमीटर परिधि के परिमाप के एक से ज़्यादा आयत हो सकते हैं। बच्चा बोलेगा हाँ जी हो सकते हैं, तो बच्चा बोला जी बिल्कुल सही कहा। अब बच्चे ने कहा ओके, तो उसने कहा 8 और 4 हो सकता है। एक बच्चा बोला 3 और 9 भी हो सकता है। एक बच्चा बोला 2 और 10 भी हो सकता है। एक बच्चा बोला जी ये तो 7 और 5 भी हो सकता है ना। यानी बहुत सारे संयोजन बन सकते हैं। लेकिन जब आप बच्चे को प्रश्न कराते हो एग्जाम में या अपनी कॉपीज़ में बोलते हो करने के लिए, तो बच्चा आपको क्या बताता है कि वो 4 को 8,
3,9 ये संयोजन है, 2,10 यानी एक पेयर्स हैं। बच्चा ऐसे नहीं लिखता। जब भी बच्चा बनाएगा वो चित्र पर बनवाओगे, आप उसको बोलेगे चित्र कहाँ है, चित्र पर बना के लिखो, तो बच्चा उन चीज़ों को बनाने में सक्षम है। इसका आकलन का निर्देश है कि वो दोनों को बना भी सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धि का विकास करते हैं, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव किया है। एक और 0, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 0, 2 और 4 से बनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बता दो कितना है। हाँ बिल्कुल, चित्त विचार दिन रहता है प्रियंका, एकदम सही कहा आपने। 0 बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, ये छोटा सा सवाल है, इसमें गलती होंगी बहुत सारी। 0, 2 और 4 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके समक्ष लिखा हुआ है। राइट ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन मिला है मुझे, आकांक्षा ने कहा डी, मनोज ने कहा 216। क्या बात है भाई, 216 किस हिसाब से दे रहे हैं हम लोग। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो सही जवाब देखिए, जनरली सवाल में गलती आप लोग कहाँ करते हैं, है ना। हमने कहा 0, 2, 4 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सर बड़ी से बड़ी बनी 200, 420, और छोटी छोटी क्या बनी 0, 2, 4, 24, है ना। ऐसे करते हैं ना। नहीं, आपने सही किया है, गलत नहीं किया, आपने सही किया है। 0, 24 जनरली हम ये बनाते हैं, है ना, जो कि गलत है। अगर आप 0, 24 लिखते तो 0 का यूज कहाँ हुआ, 0 का तो प्रयोग ही नहीं, 0 की तो सार्थकता ही नहीं रही अंक में। क्या 0 का कोई रोल रहा, 0 तो निरर्थक है ना, 0 तो सार्थक ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको यूज करना है 0 का। अगर आप 0 को पहले रख देंगे तो इसकी तो सार्थकता खत्म हो गई, तो ये छोटी संख्या नहीं बनेगी। छोटी संख्या क्या बनेगी 204, यहाँ पर आप 0 का यूज कर पाएँ, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ 400, आकांक्षा आपने सही उत्तर दिया, आप गलत क्यों कर रही हैं। 204 को घटाओ, दैट इज 6, 1, 216 इज द राइट आंसर। अभी समझ में आया। तो हम जनरली गलती क्या करते हैं, हम इसको करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं उत्तर लिखता ना तो आप बिल्कुल सही करना, इसमें दिया नहीं था उत्तर, क्योंकि अगर आप यहाँ चाहते तो 6 और 11 में से दोगे 9, 396 होता, जो आपने सी नहीं दिया। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको। ऐसे सवाल कैसे करने हैं, इज इट क्लियर। दैट इज 216 इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल एकदम सही आएंगे और आप सही से जवाब बताएंगे। क्लियर हुआ, फिर से बताएं प्रियंका, दोबारा समझो मैंने क्या बताया। लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन। मैंने कहा 0, 2, 4 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच कितना अंतर है। देखो, अगर आप छोटी संख्या बनाओगे 0, 24, तो ये संख्या छोटी नहीं है, गलत है। 0 का यूज कहाँ हुआ, 0 तो भाई 0 का वैल्यू तो अगर अंक से पहले लगा दे तो वो तो खत्म हो जाता है, उसे लगाओ मत लगाओगे फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि आपको 0 का यूज करना है। तो छोटी संख्या 0 to 4 नहीं होगी, इट्स 204। अभी क्लियर है, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनी 420, दोनों को घटाया तो 216, इसका सही जवाब है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी अब तो बहुत ही खूबसूरती से। हेलो, कैसे हैं मोहन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। कुछ पेडागॉजी के बड़े आसान सवाल लेता हूँ मैं। वैसे गणित की प्रकृति कैसी है, सजावटी, मुश्किल, तार्किक, असामान्य। गणित की प्रकृति कैसी है, सजावटी, मुश्किल, तार्किक, असामान्य। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। सी, सबको पता है कि गणित की प्रकृति लॉजिकल होती है, इट्स ऑलवेज बी लॉजिकल। तो गणित की प्रकृति कैसी है, लॉजिकल है, तार्किक होती है, याद रखिएगा हमेशा, इट ऑलवेज बी लॉजिकल। बढ़िया, एक और सवाल। राजश्री उद्योग ने 2013 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की 78,000 इकाइयाँ बेची, और उसी साबुन की 2014 में 1,990,000 इकाइयाँ बेची। वर्ष 2004 में कॉस्मेटिक साबुन ब्रांड की बेची गई इकाइयों में कितनी वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, अब आपको 14 देना है। अब 14 का उत्तर दीजिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ 14 क्वेश्चन।
ये तो बड़ा आसान सवाल है। देखो भाई सिंपल, देखो राजश्री उद्योग ने 10,0,990 इतनी इकाइयाँ बेची 2014 में। 2013 में उसने 78,000 बेची। जब दोनों को घटाया तो 0,992 और 2, तो 22,990 यूनिट ज़्यादा बेचा। ये तो आसान सवाल था, है ना, ये आसान सवाल था। हालांकि ये डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल है। एक और सवाल, मनु जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है। वह दूसरों की चर्चा, बहस और बात का आनंद लेती है, लेकिन गणित की समस्याओं पर चुपचाप काम करने में उसे कठिनाई होती है। मनु है अति सक्रिय बच्ची, काइनेस्थेटिक विद्यार्थी, श्रवण शिक्षार्थी या दृश्य शिक्षार्थी। इनमें से मनु किस तरह की बच्ची है ये आपको बताना है। मैं जरा पानी ले लेता हूँ जब तक आप सवाल करो। हाँ जी, तो मनु कैसी बच्ची है? A, B, C या D? अति सक्रिय बच्ची है, काइनेस्थेटिक को हिंदी में गतिपरक भी बोल देते हैं। कभी आप सोचे, कभी आप ये बोलें कि क्या बोल दिया। और हाँ, बाकी सब हियरिंग और विजुअल। तो मनु जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है। आपने कई बार नोट किया है ना, ऐसी बात होती है कि नहीं होती है कि जब आपका फ्रेंड आपके रूम में है कोई और आप उसको बोलते हैं यार तू शांत रह के पढ़ा कर, तू जोर जोर से बोल के पढ़ता है, मुझे मेरा को डिस्टर्ब होता है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? कमेंट सेक्शन में यस करके बताना। आपका दोस्त आपके साथ पढ़ रहा है कमरे में और वो बहुत जोर जोर से पढ़ता है, आप हमेशा कहते हैं यार तू यार चुप रहा के पढ़ा कर या दूसरे कमरे में जाके पढ़, मुझे डिस्टर्ब होता है ना। ऐसा होता है ना। तो वो बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि जब मनु जोर जोर से बोलती है तो उसको खुद की आवाज़ उसके कान में जाती है। जब वो खुद की आवाज़ निकलती है उसके कान में जाती है और कान में जा करके वो दिमाग में बैठ जाती है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? हियरिंग बच्चे होते हैं। यानी वो अपनी ही बात को जोर से बोलेंगे, जब उन्हें सुनाई देगा, समझ में आएगा, देन वो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? श्रवण बच्चे होते हैं, जो बात करने का आनंद लेते हैं, चर्चाओं बहस में, और लेकिन चुपचाप बैठना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नहीं पढ़ने देती तो चुपचाप बैठने में प्रॉब्लम होती है उनको। तो ऐसे बच्चे श्रवणार्थ बच्चे होते हैं, हियरिंग लर्नर्स उनको कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यूब सर सीटेड का बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। 22 तारीख से स्टार्ट होगा सौरभ जी। चलो प्रश्न आपके सामने है। 19/21 मल्टीप्लाई बाई 399/323 मल्टीप्लाई बाई 476/361। जवाब चाहूँगा क्या मिलेगा। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। सी, क्या बात है। प्रश्न नंबर भी ऐड कर दिया करें कि कौन सा प्रश्न आप मुझे बता रहे हैं। ऑप्शन ए 28/91, 82/19, 82/21 और 28/19। बी, राम विनय कह रहे हैं बी। ओके भाई, सब लोग जल्दी से बताओ और जोश में आ जाओ। ऐसे शांत रह के काम तो नहीं चलेगा, जल्दी से जवाब मुझे चाहिए। काट कर बताओ। चलो हम भी काटते हैं, आप भी काटो। देखो ये 19 का क्यूब लिखा है, स्क्वायर लिखा है ना। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 161, सॉरी 361। तो यहाँ तो 19 आ जाएगा। अरे वाह, ये तो काम आसान हो गया। अब देखो इसको काटें। 19 दूनी 38 होते हैं और 19 दूनी 38, 19 से कम 19, ये भी कट गया। अरे ये तो कटते चले जा रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। तो ये किससे काटें? इसको देखें, 21 दूनी 42 और कितना बचता है? 5। ये नहीं कटेगा, है ना। चलो इससे, इसको तो ये तो नहीं कट रहा, इसको काट लेते हैं 21 से। 21 एकम 21, कितने बचे? आपने कहा 11, 113 है। तो सी ऑप्शन बताया जा रहा है। तो जल्दी से काटने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है कैसे काट रहा हूँ? फिर दोबारा समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। जब आप इसको काटेंगे 19 से तो ये 19 बार कट जाएगा, और जब 19 से इसको काटेंगे तो ये 21 बार कट जाएगा। अब चाहो तो 21 से 21 काट लो,
टेंशन ही खत्म करो ना। 476/323। अब कितने से काटें इसको? 3 2 5 और 3 8, ही तो कटता नहीं। अब 476 को किससे काटें? अब ये किससे कटेगा ज़रा मुझे बताओ और जल्दी से इनाम पाओ। 476 और 323 को आपको डिवाइड करना है और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से इसका जवाब देंगे। अब तो पे कर दो, इतना समय नहीं लगना चाहिए इसको डिवाइड करने में। मैं आपके कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ कौन कौन ओके डिवाइड कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा करी काट रहे हैं सर, चलो काटो, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको काट सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आराम से काट लेंगे। ओके चलो देख लेते हैं भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ जी ओके तो चलो अब सबका जवाब आ रहा है मुझे। ओके यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है तेजी के साथ बी। ओके इट्स बी, यानी 82/19। चलो देख लेते हैं, समझने की कोशिश करना। 16 का बी बता रहे हैं। 476 और 323 17 से काटते हैं इसको, ये 17 से डिवाइड होगा। देखो 17 दूनी 34, 17 8 126, 17 दूनी 17 एकम 17 और 17 निम्मा 153, दैट इज 28/19। दैट इज द राइट ऑप्शन डी। 82 कैसे आएगा भाई? बी कैसे बता रहे हो आप, किससे काट रहे हो भाई? 17 से इसको काटना कितना आएगा? 17 से काटोगे तो 28 तो आएगा। 17 दूनी 34, हाँ 17 8 126, सही तो है। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। आप कटिंग पिटिंग में उलझ गए इसलिए गलत हो गया, तो उलझना नहीं, कटिंग पिटिंग में सही से सवाल का जवाब देना है। ओके बात समझ में आई? गजब जवाब। ओके एक और आगे बढ़ते हैं। चलो, जब चार्ट मॉडल या अन्य दृश्य सामग्रियों के माध्यम से सिखाया जाता है, प्रीति बेहतर सीखती है। उसे लिखी बातें समझने में कठिनाई होती है। प्रीति कैसी बच्ची है? श्रवण शिक्षार्थी, दृश्य शिक्षार्थी, काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी, धीमी बच्ची। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर। ओके अजय, आप बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं ईवीएस। आप गर्विता मैम से ईवीएस पढ़ सकते हैं, आप सौरभ सर से पढ़ सकते हैं, प्रशांत सर से पढ़ सकते हैं, डिम्पी मैम से पढ़ सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फैकल्टी ऑफ ईवीएस, सभी अच्छे पढ़ाते हैं। ओके तो सवाल का जवाब बी मिल रहा है, दृश्य शिक्षार्थी। क्या बात है, खूबसूरती से जवाब मिल रहा है मुझे आपका, तेजी के साथ जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है आपका जवाब। ओके चलो, कहकशां काफ़ी दिनों बाद आज दिख रही हैं मुझे। कहकशां काफ़ी दिनों बाद आज आई हैं आप, कैसी हैं आप? कक्षा में नहीं आती हैं आप आजकल, क्या बात है? चलो देखते हैं। तो जब प्रीति बेहतर, उसे लिखी बातें समझने में कठिनाई होती है। देखो वो क्या करते, चार्ट देख करके, मॉडल देख करके, अन्य दृश्य सामग्रियों को देख कर से, याद रखना चीज़ों को देख करके समझना दृश्य शिक्षार्थी है, और चीज़ों को छूकर पकड़कर समझना वो काइनेस्थेटिक, वो गतिपरक बच्चा है। दोनों में ये अंतर है, बस याद रहेगा। अगर बच्चा किसी चीज़ को देख लेता है, तो जैसे आपने गाना सुना होगा ना एक बार कि वो कटरीना जी गा रही थी अपने उसमें भजन में, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, आप दूर से देख सकते हैं। दैट इज आप श्रवण शिक्षार्थी हैं, आप उनको छू नहीं सकते, है ना? तो समझ लीजिएगा वही है दृश्यात्मक शिक्षार्थी जो सिर्फ देख सकता है, छू नहीं सकता। अगर वो छू लेगा तो क्या बन जाएगा? काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी बन जाएगा। क्लियर है? श्रवण मैंने आपको बता दिया था, वो जोर जोर से चिल्ला के पढ़ती है। क्लियर है? और धीमी बच्ची जो मंद गति से सीखते हैं बच्चे। बहुत अच्छा जवाब। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10 + 205 डिवाइड बाई 5 - 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू व्हाट? देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है। आज के ओके माफ़ कीजिएगा, देखो मैंने यहाँ पर देखा ना, वो छूट गया होगा वहाँ पर। कहकशां ऐसा हो सकता है, अदरवाइज आपका तो नाम हमेशा मैं पुकार देता हूँ जब आप क्लास में आती हैं, है ना? चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट इज योर राइट आंसर। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। जवाब दीजिएगा तेजी से, क्या मिलता है जवाब?
और ये रहा आपके सामने सवाल, जवाब दीजिएगा क्या होगा आपका। उम्मीद है जवाब अच्छा आएगा और बढ़िया आएगा। देखो समझो, बहुत सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था भाई। सबसे पहले आप ब्रैकेट को लोगे ना तो 10 प्लस, सबसे पहले भाग ही तो करोगे, क्योंकि बॉड मास क्या कहता है, डिवाइड करना। तो 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 41 माइनस का 5 डिवाइड बाई 6। तो 10 प्लस 41 में से 5 है 36 डिवाइड बाई 6। 10 प्लस 6 चंग 36 बराबर 16। कितना अच्छा आंसर था 16, एक बार में हो गया ना। इट्स नॉट बफरिंग, बफरिंग नहीं है, इट्स नॉट बफरिंग, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स नॉट बफरिंग, इट्स फाइन। 1 मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो अगर बफरिंग कर रहा है तो चलो क्लास को फिर रोक देते हैं यहीं पर और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या मिलता है। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।